करीब 80 साल का एक बुजुर्ग आदमी अपने बेटे की बहू से 2 लाख रुपए मांग लेता है। कहता है कि बेटा, मुझे 2 लाख रुपए की सख्त जरूरत है, क्या तुम मुझे 2 लाख रुपए दे दोगे? बहू ने ये बात सुनी और सुनने के बाद बड़ा अटपटा सा महसूस हुआ। वो अपने पति से पूछती है कि तुम्हारे पापा ने दरअसल मुझसे 2 लाख रुपए मांगे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? बेटे ने जैसे ये बात सुनी, थोड़ा अजीब लगता है, गुस्सा आता है। कहते हैं कि अगर पापा ने तुमसे 2 लाख रुपए मांगे हैं तो इसमें हर्ज क्या है? दे दो, अगर तुम्हारे पास हैं, और नहीं है तो मैं दे देता हूं। पत्नी कहती है, नहीं नहीं, मेरे पास पैसे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहे थे कि पापा ने तो आज तक कभी पैसे मांगे नहीं, अचानक से पैसे कैसे मांग रहे हैं? वो 2 लाख रुपए अपने ससुर के हाथ में दे देती है। वक्त गुजर जाता है। 10 या 12 दिन का समय अभी बीता ही था कि उस बुजुर्ग आदमी ने फिर से अपने बेटे से कहा कि बेटा, मुझे 5 लाख रुपए की सख्त जरूरत है, क्या तुम मुझे 5 लाख रुपए दे दोगे? ये बात सुनने के बाद बेटा अपने बाप से कहता है कि पापा, तुम्हें पैसे की कहाँ जरूरत आन पड़ी है? तभी बाप को गुस्सा आता है और कहता है कि इतने साल से मैं तुम पर कितने रुपए खर्च कर रहा हूं, करोड़ों रुपए मैंने तुम पर खर्च कर दिए, कभी मैंने आज तक तुमसे एक सवाल नहीं पूछा कि तुम्हें पैसे की कहाँ जरूरत है। आज मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत आन पड़ी तो तुम मुझसे पूछते हो कि तुम्हें कहाँ जरूरत आन पड़ी है? बेटे ने जब इतनी सारी बातें सुनी, बेटा कहता है अपने पिता से कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपको 5 लाख रुपए तुरंत देता हूं, तत्काल देता हूं। बेटे ने 5 लाख रुपए का इंतजाम किया और अपने पिता के हाथ में दे दिए। उसके बाद पिता ने अपना काम करना, जो काम करना था वो काम करना शुरू कर दिया। इसी बीच में बेटे के दिमाग में एक सवाल गूंज रहा था कि जिस बाप के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो, जिसके खाते में करोड़ों रुपए हो, आखिरकार उसे पहले 2 लाख रुपए फिर 5 लाख रुपए की जरूरत क्यों आन पड़ी है? इसी हिसाब से बेटे ने अपने स्तर से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया, जांच करना शुरू किया कि आखिरकार पिता को पैसे की जरूरत कहां आन पड़ी है। तो पता चलता है कि उस 80 साल के बुजुर्ग आदमी के संपर्क में एक दो नहीं, 4 लड़कियां रही थीं। साथ ही पिछले 21 महीने में उसके पिता ने 734 बार में 8 करोड़ 70 लाख रुपए की रकम ट्रांसफर कर दी है, इधर से उधर भेज दी है। जैसे बेटे ने ये बात की, पड़ताल की, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और यही बात उसने अपने पिता से कही कि तुम्हारे साथ कुछ बड़ा घोटाला हुआ है, घपला हुआ है। तो पिता के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तुरंत ही तत्काल प्रभाव से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। फिर उनका इलाज शुरू हो जाता है। आगे जो होता है वाकई अपने आप में सोचने के लिए काफी मजबूर करता है, हैरान करता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मध्य मुंबई की। दरअसल अप्रैल 2023 की ये बात है। 78 साल का एक व्यक्ति जो कि अपने काम से, अपने धंधे से, अपने बिजनेस, अपने व्यापार से बिल्कुल आराम से था। पत्नी उसकी खत्म हो चुकी है, लेकिन उसका पत्नी है नहीं, बेटा है और बेटे की बहू है। जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी और अक्सर उसका जो वक्त गुजर रहा था वो मोबाइल के अलग अलग सोशल मीडिया के पन्ने पलटकर वक्त गुजर रहा था। इसी बीच में उसने नजर पड़ती है एक खूबसूरत सी लड़की पर, जिसका नाम शार्बी होता है। शार्बी को वो फ्रेंड रिक्वेस्ट फेसबुक पर भेज देता है और जैसे ही उस 78 साल के आदमी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो उधर से वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करके डिलीट कर दी जाती है, यानी कि एक्सेप्ट की नहीं जाती है। आदमी को अजीब लगता है। 2-3 दिन इंतजार किया जाता है और 2-3 दिन इंतजार करने के बाद पता चली जाता है कि उसने एक्सेप्ट नहीं किए। अब उधर से फिर से, यानी कि शार्बी की तरफ से उस बुजुर्ग आदमी के पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाती है वापस। तभी वो बुजुर्ग आदमी थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मैंने भेजी तो इसने एक्सेप्ट नहीं किया। अब 3-4 दिन बीतने के बाद आखिरकार ये मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही है। इसी बीच में इन दोनों की बातचीत का सिलसिला मैसेंजर के माध्यम से शुरू हो जाता है। उस शार्बी नाम की महिला वो कहती है कि साहब देखो, मैं बात तो नहीं करना चाहती, दरअसल तलाकशुदा हूं, मेरे पास एक बेटा है, जिसे देखो उसे हर जमाने की नजर सिर्फ उसी के ऊपर है। उसके शरीर के लोग इतने भूखे हैं कि जहां देखो वहां बस उसी के पीछे पड़े रहते हैं। इसलिए मैंने आपको देखा तो मुझे भी आप वैसे ही व्यक्ति दिखाई दिए जैसे कि बाकी सब लोग, सारे के सारे मर्द एक जैसे होते हैं। कुछ इस तरह का डायलॉग उसने जब सुनाया है तो उसने कहा कि मैं 78 साल का हूं और मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, बस ऐसे ही आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती है। आपको बुरा लगा तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। लेकिन शार्बी ने कहा कि मैंने आपकी प्रोफाइल को पूरी तरह से चेक किया है, आप बहुत शरीफ इंसान हैं, इसलिए मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूं, आपसे बातचीत करना चाहती हूं। उधर वो महिला तलाकशुदा होती है, उसके पास एक बेटा होता है। इधर ये जो पुरुष है जिसकी 78 साल की उम्र है और ये बिल्कुल अपने काम काज से बिल्कुल फ्री है, बस इसके हाथ में सिर्फ मोबाइल रहता है। अब दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। पहले मैसेंजर पर, फिर उसके बाद फिर व्हाट्सएप का जो नंबर था उसका आदान प्रदान करना शुरू कर देते हैं। दिन हो या रात हो, वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अब तक इस बुजुर्ग आदमी की जिंदगी में जो अकेलापन था, खालीपन था, वो दूर हो चुका था। दिन हो या रात हो, दोनों एक दूसरे से खूब सारी बातें किया करते थे और एक दिन अचानक ही संपर्क टूट जाता है, यानी कि बातचीत का सिलसिला बंद हो जाता है। और जैसी बातचीत का सिलसिला बंद हो जाता है तो वो बुजुर्ग आदमी उस महिला से बात करने के लिए बहुत ज्यादा उतावला हो रहा था।
और इसी बीच में 2-4 दिन बीतने के बाद में आखिरकार मैसेज भी आता है, कॉल भी आती है। जब बातचीत शुरू होती है तो पूछता है कि तुमने 3-4 दिन तक मुझसे बातचीत क्यों नहीं की, क्या दिक्कत आई, क्या परेशानी आई। उसने कहा कि मेरा एक ही बेटा है और वो बहुत ज्यादा बीमार था, मैं उसे लेकर हॉस्पिटल गई, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसका इलाज करा सकूं, उपचार करा सकूं। उस आदमी ने ये बात सुनी, उसने कहा कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, जहां चाहो वहां पर इलाज करो, जैसी भी कोई दिक्कत परेशानी है, हम दोनों दोस्त हैं और दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन किसके काम आएगा। इस तरह की बातचीत शुरू हो जाती है। उस लड़के का इलाज शुरू हो जाता है और इलाज चलते चलते एक वक्त बीत जाता है, यानी कि करीब करीब 2 या 3 महीने इन दोनों की आपस में बहुत अच्छे से बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद अचानक से फिर से कम्युनिकेशन पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब उस बुजुर्ग आदमी ने इस महिला से बात करने की तमाम कोशिशें की, लेकिन तमाम कोशिशें इसकी नाकाम हो जाती हैं। लेकिन एक दिन एक लड़की यानी कि कविता नाम की लड़की का एक फोन आता है। जैसे फोन आता है वो कहती है कि मैं शार्बी की बहुत अच्छी दोस्त बात कर रही हूँ, और तुम कैसे हो, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। ये बात सुनने के बाद उस बुजुर्ग आदमी की पहले तारीफ से बातचीत शुरू होती है, और जैसी तारीफ का सिलसिला आगे बढ़ता है तो उसे भी अच्छा लगने लगता है। इसी बीच में इन दोनों की बातचीत कुछ ऐसी शुरू होती है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। दरअसल उस कविता नाम की महिला, जो कि शार्बी की दोस्त बताई जा रही थी, उसने उस बुजुर्ग आदमी से बातचीत करना शुरू कर दिया, और वो अश्लील बातें करती थी, गंदी बातें करती थी, ऐसी बातें करती थी जिससे उस बुजुर्ग आदमी को बातचीत करने में थोड़ा सा अच्छा लगता था, खुशी होती थी। देखते ही देखते कब दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं, बातचीत का पता ही नहीं चलता। और ये सब कुछ जो चल रहा है ये सब ऑनलाइन चल रहा है। फोटो में एक दूसरे को देख रहे हैं, वीडियो में एक दूसरे को देख रहे हैं, और एक दूसरे के कपड़े भी उतर रहे हैं, बातचीत चल रही है। ये सिलसिला जब महीनों तक चलता रहता है तो इसी बीच में इस कविता नाम की महिला ने उस बुजुर्ग आदमी की ऐसी कोई जगह नहीं होगी, चाहे वो बेडरूम हो या फिर बाथरूम हो, जहां पर उस बुजुर्ग आदमी के न्यूड फोटो, न्यूड वीडियो उसके अपने मोबाइल में कैप्चर ना कर ली हो। अब इसके बाद उसने, कविता नाम की इस महिला ने इस आदमी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उससे कहा कि मुझे तुमसे पैसे की जरूरत है, और पैसे की वो डिमांड करने लगती है। आखिरकार जैसे जैसे कहा जा रहा था वैसे वैसे वो करता चला जाता है। अप्रैल 2023 से ये कहानी शुरू होती है और नवंबर 2023 आ जाता है। फिर अगला साल 2024 की कहानी शुरू हो जाती है। अब जैसे जैसे ये आगे वक्त बढ़ रहा था वैसे वैसे कविता की लगातार डिमांड बढ़ रही थी, और कविता ने भी एक दिन अचानक से अपना कम्युनिकेशन पूरी तरह से बंद कर दिया। एक दिन की बात है, दिनाज नाम की एक महिला होती है, इंटरनेशनल कॉल करती है, और इंटरनेशनल कॉल करने के बाद वो कहती है कि मैं शार्बी की छोटी बहन बात कर रही हूँ, और शार्बी ने मुझे आपसे बात करने के लिए बोला है। आपको लगता है कि मैं अगर उसकी बहन नहीं हूं तो ये व्हाट्सएप की जो चैट है, जो आपने उससे बातचीत की थी, वो आप देख सकते हो। जैसे ये बात सुनी तो उस बुजुर्ग आदमी को इतना अच्छा लगा कि बहुत दिन के बाद आखिरकार शार्बी की खबर मिल गई है, तो शार्बी के बारे में बातचीत करने लगता है। तो लड़की उधर से रोने लगती है, रोते रोते कहानी सुनाती है, कहती है कि उसका जो बच्चा बहुत ज्यादा बीमार था वो तो ठीक हो जाता है, लेकिन अब शार्बी बहुत ज्यादा बीमार है, उसको हमने हॉस्पिटलाइज किया हुआ है, उसका इलाज चल रहा है, और इलाज के लिए कुछ पैसे नहीं है। अगर पैसे हों तो आप मदद कर सकते हैं, तो आप मदद कर दीजिए। अब इस दिनाज नाम की महिला ने शार्बी के लिए, जो उसकी छोटी बहन बात कर रही थी, मदद मांगने लगती है। आखिरकार उस बुजुर्ग आदमी को उस पर तरस आता है, दया आती है, क्योंकि कई महीने तक इन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी रही थी, साफ सुथरी दोस्ती रही थी, वैसी नहीं रही थी जैसे क्या कविता के साथ हो जाती है, जैसे क्या कविता ने गलत किया था वैसा कुछ नहीं था। अब दिनाज ने इलाज के लिए पैसे मांगे तो उस बुजुर्ग आदमी ने इलाज के नाम पर पैसे देने शुरू कर दिए, और वो लगातार जैसे जैसे डिमांड आ रही थी वैसे वैसे डिमांड पूरी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद ये खबर दिनाज देती है कि शार्बी अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है, और उसके मरने की वाक़ात फोटो, ये सब चीजें वो दी जाती हैं, तसल्ली दे दी जाती है। कुल मिलाकर आगे फिर से वक्त आगे बढ़ने लगता है, और एक लड़की और जो चौथे नंबर पर आती है, इसका नाम जैस्मीन होता है। जैस्मीन ने भी बातें करना शुरू कर दिया। जैस्मीन शुरू से ही इतनी उतावली थी कि बहुत कम समय में उसे बुजुर्ग को बिल्कुल पूरी तरह से अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी, और उसे सफलता भी मिल जाती है। आखिरकार बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है, और वो ये बता रही थी कि मुझे कविता से तुम्हारे कुछ वीडियो मिले हैं, यदि तुमने मुझे ये सब जो मेरी डिमांड है वो पूरी नहीं की तो देख लेना, ये वीडियो फोटो सब कुछ सब सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए जाएंगे। वो बुजुर्ग आदमी लगातार उलझता चला जा रहा था, और उसको पता ही नहीं था कि अब तक अलग अलग बार में 4 लड़कियां उसकी जिंदगी में आ चुकी हैं, और हर लड़की ने कोई ना कोई नई कहानी सुनाई थी। इस बार जो जैस्मीन की कहानी थी वो बहुत ज्यादा भयानक हो जाती है। वो कहती है कि अगर तुमने मेरी मांग पूरी नहीं की तो वो अपनी जान दे देगी, और वो उसने लेटर लिख दिया है, लेटर तुम्हारे नाम से लिख दिया है, जो भी कुछ होगा इसके लिए तुम जिम्मेदार होगे। वो बुजुर्ग आदमी फंसता चला जाता है, और फंसते फंसते अब तक उसकी जेब जो थी वो खाली हो चुकी थी, इसलिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसने तमाम कोशिशें की, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, और मेरे जो भी कुछ पैसे थे वो सब कुछ दे चुका हूं, अब खाली है मेरी पूरी तरह जेब।
वो कहती है कि कहीं से भी इंतजाम करो जैस्मीन, बस पैसे चाहिए। पहले 2 लाख रुपए का इंतजाम करता है, वो अपनी बहू से लेता है, यानी कि बेटे की बहू से। फिर उसके बाद 5 लाख रुपए की डिमांड करता है, तो फिर अपने बेटे से मांगता है। बेटा 5 लाख रुपए दे देता है, लेकिन इन 2 लाख से 5 लाख से कोई फायदा नहीं होने वाला था। जैस्मीन को साफ साफ ये बता दिया जाता है कि उसके पास कोई पैसे नहीं है। जब बेटे से पैसे मांगे थे तो बेटे ने अपनी तरफ से इसकी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया, बैंकों में जाकर पता करना शुरू किया है, तो पता चलता है कि बाप के खाते से ये लगभग 8 करोड़ 70 लाख रुपए 734 बार ट्रांजैक्शन होती है। और 734 बार चाहे वो जो भी ट्रांजैक्शन होती है यूपीआई के माध्यम से हो या बैंक में कोई एनएफटी के माध्यम से हो, या अलग अलग, ये बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन थी। और इस तरह से 8 करोड़ 70 लाख रुपए जब खाते से निकल जाते हैं और बेटे को ये पता चलता है, तो 22 जुलाई 2025 को एक नंबर है, टोल फ्री नंबर साइबर क्राइम का 1930, उस पर कॉल की जाती है। कॉल करने के बाद पूरी कहानी, पूरा वाकया समझाया जाता है। उसके बाद नजदीकी पुलिस स्टेशन जाया जाता है 6 अगस्त 2025 को, और ये एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। जैसे ही उस बुजुर्ग आदमी को यह पता चलता है कि उसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो चुका है, 4 अलग अलग लड़कियों ने उसके साथ हमदर्दी जताकर, उसके दिलों में जगह बनाकर उसके से 8 करोड़ 70 लाख रुपए लूट लिए हैं, तो उस बुजुर्ग आदमी को एक बीमारी तो नहीं कहेंगे, लेकिन बीमारी से कम भी नहीं है, ये डिमोंशिया एक जगह बीमारी होती है, ऐसे जैसे अल्जाइमर होता है। अल्जाइमर यानी कि भूलने की आदत होती है, इसमें याददाश्त पूरी तरह से कमजोर हो जाती है, भाषा की समस्या हो जाती है, सामने वाला कौन सी भाषा में बात कर रहा है वो चीजें दिखाए समझ में नहीं आती, बात बात पर गुस्सा आना हो जाता है, सामाजिक मेल जोल पूरी तरह से कम कर देता है आदमी, उसे समय तारीख दिन उसे याद नहीं रहता। कुछ इस तरह की बीमारी से वो बुजुर्ग आदमी पीड़ित हो जाता है, और उसके बाद फिर उसका इलाज भी शुरू होता है। लेकिन अब उसकी हालत खराब भी है और वो सोचने पर मजबूर भी है कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्या हुआ है। दरअसल जैसे ही ये कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है 8 अगस्त 2025 को, तो ऐसा कोई वेब पोर्टल नहीं था, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, द हिंदू हो, या फिर हिंदुस्तान टाइम्स हो, अमर उजाला, तमाम जैसे जो वेब पोर्टल हैं न्यूज़ अखबारों के, आज तक वगैरह, ये सब चीज़ें हर जगह, एनडीटीवी से लेके हर जगह, हर वेब पोर्टल पर ये कहानी चर्चित है और इसके बारे में बातचीत चल रही है। साथ ही पुलिस ने इस मामले को दर्ज करने के बाद उन आरोपियों को पकड़ने की तमाम कोशिशें करना शुरू कर दिया है, और ये भी एक अंदाजा लगाया जा रहा है, ये आदमी है या औरत ये तो खैर पता नहीं है, तो जांच के बाद स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन शार्वी, कविता, दिनाज और जैस्मीन, हो सकता है कि ये एक हो, पुरुष हो तो भी एक है, महिला हो तो भी एक ही हो सकता है, दो नहीं, क्योंकि इन लोगों का आपस में कोई ना कोई लिंक जरूर रहा था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, और आपको बताना है कि इस तरह की जो बेवजह की बातें होती हैं सोशल मीडिया पर, कुछ नए नए लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, आपकी प्रोफाइल देखने के बाद आपकी तारीफ करेंगे, तो वहां थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। 8 करोड़ 70 लाख रुपए की रकम 734 बार में ट्रांजैक्शन हुई थी, तो क्या एक बार भी वो बुजुर्ग आदमी अपने बेटे से बात कर सकता था, अपनी बहू से बात कर सकता, अपने रिश्तेदारों से बात कर सकता था, अपने दोस्तों से बात कर सकता था, लेकिन किसी से बातचीत किए बिना ही लगातार पैसे भेज रहा है और जेब खाली हो जाती है। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।